गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट टाइम जो किया था चार्ज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और नया लेक्चर होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे स्टार्ट होता है, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझा दिया था, चार्जिंग कंडीशन सारी बता दी थी, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बता दिए थे, है ना। तो ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चैप्टर को और आगे लेके जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर की है दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले भाई बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, है ना। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ देखो, सबसे पहली चीज़ एक बात फिजिक्स में समझ लो, जिस भी चीज़ के पीछे LAW लॉ लग जाता है दैट मीन्स दैट इज़ प्रैक्टिकली डिटरमाइंड। वो प्रैक्टिकली डिटरमाइंड होती है और उसको डिराइव नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसको प्रैक्टिकली जो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट कोई भी लॉ को जब डिफाइन करते हैं या स्टैब्लिश करते हैं या स्टेट करते हैं तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स में अलग अलग वैल्यूज़ की चीज़ें रख करके और फिर उनको देखते हैं और फिर उसके बाद में किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी जो भी हमारे पास जो भी डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा का बहुत सारा एनालिसिस करते हैं और फिर उस एनालिसिस के बाद में एक लॉ डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही कुछ कूलम्ब्स लॉ के साथ में हुआ। कूलम्ब्स लॉ जो है ये फोर्स बताता है, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को बताता है। अच्छा जी, अब कूलम्ब्स लॉ जो है दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगाता है। तो भाई मैंने सबसे पहले बात करी है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज लगाया, ठीक है, और ये चार्ज से r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक और चार्ज है, ठीक है। दिस इज द चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाता है इस वाले डायरेक्शन में, इज दैट क्लियर। Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाता है इस वाले डायरेक्शन में, इट इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। अब बात ये है कि क्या Q1 Q2 पे इधर की तरफ भी फोर्स लगा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज अट्रैक्शन, फर्स्ट वन इज अट्रैक्शन, ठीक है, और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन दो फोर्सेस पॉसिबल है। अट्रैक्शन किन किन के बीच में होता है? प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस के बीच में होता है। रिपल्शन किन दो के बीच में होता है? प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस के बीच में। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि इफ देयर आर सेम काइंड ऑफ चार्जेस देन रिपल्शन शुड बी देयर, एंड इफ आई एम जस्ट सेइंग यू दैट इफ देयर आर ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस देन अट्रैक्शन शुड बी देयर। इज दैट क्लियर? सो अट्रैक्शन ऑपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में होता है और रिपल्शन जो होता है दैट इज सेम काइंड ऑफ चार्जेस के बीच में होता है। ये क्या चीज़ है? दिस इज द फोर्स, ओके। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, Q1 Q2 पे इधर की साइड में फोर्स लगा रहा है, मीन्स इट इज रिपेलिंग Q2 और Q2 भी Q1 को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब दीज आर सेम काइंड ऑफ चार्जेस। इज दैट क्लियर? ओके। अब ये चार्ज जो है ये कैसे चार्जेस है? तो भाई चार्जेस की बात कर लेता हूँ। तो चार्जेस जो है वो है स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। दीज आर द स्टैटिक पॉइंट charges. Now what does that mean, static point charges? Static means stationary. Static means stationary. It means मैं कह सकता हूँ the force of attraction or repulsion between two static point charges. तो अभी तक की जो बात है ये उसमें इतनी ही लाइन फॉर्म हुई है, ठीक है। अब स्टैटिक पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स एट रेस्ट, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, ओके। तो स्टैटिक का मतलब तो हमको समझ में आता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन पॉइंट? पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है भाई? तो पॉइंट चार्जेस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, लिसन मी वेरी केयरफुली। हम लोग बात करते हैं कि इनफाइनाइट, एक टर्म होती है इनफाइनाइट और एक टर्म होती है पॉइंट चार्ज, ठीक है। इनफाइनाइट मीन्स क्या? हम लोग सोचते हैं इनफाइनाइट मीन्स मतलब बहुत दूर तक जाएगा। जैसे सपोज दैट इनफाइनाइट रॉड की बात आती है। इफ आई एम आस्किंग यू द इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, तो फिर बाद में हमारा दिमाग ऐसे जाता है कि यार मे बी एक रॉड होगी, ठीक है, और वो रोड जो होगी वो रोड पूरी अर्थ से आर पार हो रही होगी, ठीक है, और बहुत ऊपर तक जा रही होगी और बहुत नीचे तक जा रही होगी, ठीक है। हम लोग यही सोचते हैं,
ठीक है। बट हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज अगर पॉसिबल होता तो नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे हमेशा ये वाली सारी चीज़ें दिखाई जाती कि भाई एक इनफाइनाइट रॉड है, इस तरह से अर्थ में इस वाली कंट्री में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ कभी नहीं दिखाई गई, ठीक है। और फिर बाद में अगर मान लो सपोज दैट ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, मान लो अगर होती, इनफाइनाइट रॉड की बात करें, क्योंकि हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकालेंगे इनफाइनाइट रॉड के लिए, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट रॉड के लिए हम ये सारे फॉर्मूलेज कैलकुलेट करने वाले हैं तो कम से कम इनफाइनाइट रॉड होनी तो चाहिए, इज दैट क्लियर। और इनफाइनाइट रॉड का मतलब कि एक ऐसी बहुत लंबी सारी रॉड जो अर्थ के ऊपर भी बहुत दूर तक जा रही है और नीचे भी बहुत दूर तक जा रही है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर हम स्पेस प्रोग्राम्स पे इतना खर्ची क्यों करते, हम उसी के चारों तरफ सीढ़ियाँ लगा लेते या फिर उसी पे लिफ्ट लगा देते और उसी रोड से ऊपर चले जाते, है ना। फिर बाद में कोई भी जाकर के कैसे भी, मान लो सपोज दैट यहाँ से ऊपर जाकर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो बस उसी लिफ्ट के अंदर में जो सैटेलाइट है उसको भेज देते और फिर बाद में वहाँ पे जाकर के वो आराम से चक्कर लगाने लग जाता, एग्जैक्टली। उसमें रॉकेट इंजन वगैरह लगा देते तो वो बस केवल ऑर्बिट में घूमने लायक उसको एनर्जी मिलती और यहाँ से अर्थ से जो उसको बाहर भेजने में, स्कैप करने में जो एनर्जी खर्च होती है वो एनर्जी हमारी बच जाती, एग्जैक्टली। बट ऐसा तो नहीं होता। तो फिर इनफाइनाइट जब है ही नहीं तो फिर इनफाइनाइट के बारे में पढ़ाते क्यों है? एक्चुअल में वो चीज़ें काम में आती है क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट का कंपैरिजन में नहीं समझ में आता। इनफाइनाइट एंड पॉइंट, दीज बोथ आर कंपैरेटिव टर्म्स। कंपैरेटिव मीन्स मेरा हाथ है, ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ऑब्वियस सी बात है, फाइनाइट है, इज दैट क्लियर। आपको फाइनाइट लग रहा है, आपके कंपैरिजन में फाइनाइट है, मेरे कंपैरिजन में माय हैंड इज फाइनाइट। बट इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जर्म्स, बैक्टीरियाज, तो फिर मेरा हाथ इनफाइनाइट है। सोचो, एक चम्मच दही के अंदर में 4 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, तो मेरे हाथ पे कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं? एग्जैक्ट क्लियर। सपोज दैट ये बैक्टीरियाज, रात को मैं सो रहा हूँ, ठीक है, और मेरे बैक्टीरियाज जो है वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट ये वाला जो है, ये पोर्शन बैक्टीरियाज का हिमालयाज जो है वो हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है। ये यहाँ पे हिल स्टेशन पे घूमने आते हैं, ठीक है। मान लो सपोज दैट इनकी ये कंट्री अलग है, ये कंट्री अलग है, ये इनके बीच में पुल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुबह मैं उठा, मैंने इसको झड़का दिया, बेचारे सारे जितने भी बैक्टीरियाज थे सबकी प्लानिंग वैनिश हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या एक बैक्टीरिया के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत मुश्किल है? इज दैट क्लियर? तो बैक्टीरिया के लिए मेरा हाथ क्या है? इनफाइनाइट है। भाई हम भी अर्थ है, अर्थ इज अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। इफ वी कंपेयर अर्थ विद द सन, तो अर्थ जो है बहुत ही टाइनी सा ऑब्जेक्ट है, इज दैट क्लियर। बट हमारे लिए क्या अर्थ इनफाइनाइट है? बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आज हमें कोई एंटार्क्टिका छोड़ के आ जाए तो क्या हम पैदल पैदल वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते, इज दैट क्लियर। तो ये वाली बात है। ये सारी की सारी टर्म्स क्या होती है? कंपैरेटिव टर्म्स होती है। एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मैं अपने घर से, ठीक है, मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकला, सपोज दैट, ठीक है, और मैंने मान लो अपने शूज़ डाले, ठीक है, शूज़ पहने मैंने, शूज़ पे मेरे घर से एक चींटी मेरे जूते पे चढ़ गई, ठीक है, और मैं ऑफिस में गया, ऑफिस में जाकर के वो जो चींटी है वो वहाँ पे उतर गई, एग्जैक्ट क्लियर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मान लो 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो वो मेरे लिए फाइनाइट डिस्टेंस है। बट व्हाट अबाउट दैट चींटी? उस चींटी की तो दुनिया ही चेंज हो चुकी है। क्या वो वापस अपने घर पे आ पाएगी जो उसने मेरे घर पे बना रखा था? इज क्लियर? उसकी दुनिया चेंज हो चुकी है। इसका मतलब हम और कुछ करें ना करें, कम से कम एक चींटी की दुनिया तो चेंज कर सकते हैं। इज क्लियर? ऐसे तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना? तुम्हारे साथ भी कोई चींटी चली जाए बेचारी स्कूल जा करके और तुम वहाँ पे उसको, वो उतर जाए, उसकी तो दुनिया चेंज हो गई, ठीक है, पर तुम्हारे लिए तो अभी भी फाइनाइट ही है दुनिया, हाँ या ना? तो ये वाली चीज़ है। तो स्टैटिक पॉइंट, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी, और पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि साइज ऑफ दीज चार्जेस इज वेरी मच लेस देन द सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। ये जो सेपरेशन डिस्टेंस है इसकी रेंज के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अगर वो बहुत छोटा होगा तो मैं इसको पॉइंट चार्ज बोलूँगा। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ है, ओके। मीन्स size of charge is less than the range of separation distance, ठीक है, is very less than,
ओके तो पॉइंट का मतलब ये हो गया, स्टैटिक का मतलब स्टेशनरी, ऑल क्लियर, पॉइंट का मतलब ये हो गया। अब साइंटिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया था, सपोज दैट, सुनना, साइंटिस्ट ने बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two static point charges is directly proportional to the magnitude of product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them. Is that clear? The force of attraction or repulsion between two static point charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them. Is that clear? ये वाला कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट था, ठीक है। अच्छा जी, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, आराम से बात कर ली है, ठीक है। बट अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यहाँ पे भी देखो भाई, बहुत सारी बुक्स में इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना, बट ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। जैसे सपोज दैट कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे बात करी और यहाँ पे बात करी, ये दो चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जेस पे मैंने बोला कि फोर्स जो है वो इक्वल अमाउंट में लग रहा है, दोनों चार्जेस पे अलग अलग बॉडी पे फोर्स लग रहा है। ये मान लो इधर फोर्स लगा रहा है, ये मान लो इधर फोर्स लगा रहा है। अगर मान लो ये ऐसे फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अभी भी स्टेशनरी चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है, इज दैट क्लियर। बट अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा फोर्स तो ऐसे भी हो सकता है, इज दैट क्लियर और नॉट। इक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, इक्वल मैग्नीट्यूड भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, और डिफरेंट चार्जेस पे भी फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कूलम्ब्स लॉ की सारी चीज़ें यहाँ पे वैलिडेट तो हो रही है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर बाद में हमने क्या जोड़ा, हमने ये जोड़ा कि the force of attraction or repulsion between two static point charges is directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them, and it is always acting along the line joining the two charges. Is that clear? And this force, and it is always acting, it is always acting along the line joining the two charges. Is that clear? फिजिक्स में एक बात हमेशा याद रखना, कोई लॉ लिख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, तो फिर बाद में हर एक पॉइंट को बारीकी से डिस्क्राइब करना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो भाई बात सुनो ध्यान से, वापस सुनते हैं। द फोर्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं आराम से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the square of separation distance between them, and this force is always acting along the line joining the two charges. Is that clear? Always acting along the line joining the two charges, चाहे फिर अट्रैक्शन फोर्स हो चाहे फिर रिपल्शन फोर्स हो, हमेशा ये जो है ये आपका कूलम्ब्स लॉ का एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो भाई बात सुनो ध्यान से, दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आपको ये सारी बातें कूलम्ब्स लॉ के लिए समझनी होगी, ठीक है। अब ये तो था स्टेटमेंट, अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन पार्ट की बात करते हैं। तो भाई F जो है Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, अब आपको पता है कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो फिर एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हियर K इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality. Is that clear? Okay, so K is the constant of proportionality. What is the value of K? K की वैल्यू होती है यहाँ पे 9 into 10⁻⁹। अब यूनिट देखो भाई, यूनिट याद करने का तरीका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इज दैट क्लियर? 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और इस K को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? हियर देयर इज अ न्यू टर्म, इसको जो होता है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द परमिटिविटी, दिस इज द परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। यहाँ पे बात समझ में आई इतनी कि भाई परमिटिविटी यहाँ पे बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? एप्सिलॉन, हियर दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज, इसको जो पढ़ते हैं ये वाला जो सिंबल है इस वाले सिंबल को एप्सिलॉन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है वो है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ये भाई फ्री स्पेस क्यों? क्योंकि अभी हमने इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं लिया है। इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली चीज़ है, इस तरह से हम लोगों ने एप्सिलॉन को डिफाइन किया। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन हो गया। यहाँ पे देखो क्या आया, कूलम्ब्स लॉ अगर कोई बोलता है तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो भाई ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद में क्या लिखोगे? ये वाला टर्म लिखोगे, ये वाला टर्म लिखोगे, देन दिस और k की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस वन। इज दैट क्लियर? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट और k की यूनिट्स जो होगी वो क्या एक दूसरे के अपोजिट होगी, रिवर्स होगी? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है k की वैल्यू अपने पास आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 एंड कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? This is the thing, 8.85 × 10⁻⁻12 coulomb square per Newton meter square. Is that clear? This is the absolute permittivity. It is the absolute permittivity. And K is the 9 × 10⁹. It is the constant of proportionality for the Coulomb's law. Is that clear? Okay. तो भाई हमने ये वाली बातें कर ली है। अब इस स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, है ना? इस वाले स्टेटमेंट को मैं मिटा रहा हूँ भाई, क्योंकि स्टेटमेंट तो हो चुका है। अब हम आगे की बात करते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो भाई, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, है ना? तो भाई सीधी सी बात है, कूलम्ब्स लॉ मैं वापस लिखूंगा यहाँ पे, F = K Q1 Q2 अपॉन r² हो गया था। K की वैल्यू जो आई दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना आया? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाली चीज़ें थी भाई। ऑब्वियस बात है, हमने कूलम्ब लॉ के बारे में अभी तक इतनी चीज़ें ही पढ़ी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या थी भाई? इट इज़ द एब्सोल्यूट permittivity of free space और वैक्यूम। ठीक है, तो इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई ये वाली सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं भाई, क्या करें। बात सुनो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर है, दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डायमेंशनल फार्मूला। ओके जी, डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोग यहाँ पे अच्छे से निकालेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा भाई? डायमेंशनल फार्मूला देखो यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर
न्यूटन, ओहो हो, मीटर स्क्वायर, ओहो हो, कूलम स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर ऐसे जो भी यूनिट दी होती है ना उससे यूनिट को ऐसे लिख लिया करो। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स के लिए हम लोगों को डायमेंशनल फार्मूला पता होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो m1 L1 और t माइनस 2, इज दैट क्लियर? मीटर स्क्वायर मीन्स L2, ठीक है। और फिर बाद में बात करते हैं कूलम स्क्वायर। कूलम क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू आई टी, यस और नो, ये वाला फॉर्मूला होता है। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, चार्ज में पढ़ाया था। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई? आई टी होता है, ठीक है। तो क्या भाई यहाँ पे A1 T1 और इसका स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? A2 और T2, ठीक है। अब बात करूँगा यहाँ पे, तो M1 LQ और T माइनस 4 और A माइनस 2, इज दैट क्लियर? दिस वन M1 LQ T माइनस 4 और A माइनस 2, ये वाली चीज़ हो गई। किसकी हुई भाई ये वाली चीज़? ये वाली चीज़ है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K। अब आपको पता है कि जो K की जो यूनिट्स है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन की अगर मैं बात करता हूँ तो एप्सिलॉन भाई क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मतलब ये दोनों रिवर्स है। रिवर्स है तो इनकी यूनिट्स जो है वो भी रिवर्स है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको कुछ नहीं करना, m माइनस 1 L माइनस 3 T 4 और A 2। मतलब क्या करना है? मतलब ये करना है कि जहाँ पे यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा दो, और जहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या लगा दोगे? प्लस लगा दोगे, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भाई ये वाली चीज़ें एक जो डायमेंशनल फार्मूला और ये वाली चीज़ें अक्सर पूछी जाती है बोर्ड्स में, ठीक है, बोर्ड में पूछी जाती है भैया, आपको आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे ख्याल से आप जवाब दे दोगे आराम से आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, ठीक है, वो कूलम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने वैक्यूम के अंदर में। किस में पढ़ा? वैक्यूम के अंदर में। और हमारे अभी भी ये दिक्कत आ रही है, ये है क्या चीज़ एक्चुअल में? इसका नाम तो हमने दे दिया, इट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिखता हूँ, बात को ध्यान से सुनो, एप्सिलॉन लिखता हूँ, देन इट इज़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। बट इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है। एंड इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एप्सिलॉन आर, देन इट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब भाई परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है क्या चीज़, ठीक है। तो इस परमिटिविटी पे ही बात करने वाला हूँ मैं कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो मैं इसको अगेन रब कर देता हूँ, वापस रब कर देता हूँ भाई, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझना, ये डायमेंशनल फार्मूले वगैरह है। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो और इसको फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है, ओके। अब देखो भाई, परमिटिविटी को समझने के लिए ना सबसे पहले समझो फोर्स को। परमिटिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फोर्स को, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2 और ये है R डिस्टेंस, ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस। इस पे फोर्स लगता है इस वाले डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगता है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है। F और F दोनों तरफ, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फोर्स में कितना लगाते हैं भाई? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स लगाते हैं। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। पर कभी भी
दो फोर्सेस, मान लो जस्ट सपोज दैट ये मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, ठीक है। अब ये दोनों अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो अगर टच होकर के फोर्स लगाते हैं तो बात अलग है, पर अगर ये बिना टच हुए, जैसे कि यहाँ पे बात करें रिपल्शन फोर्स लगाएगा बिना टच हुए, ठीक है, तो बिना टच हुए अगर ये फोर्स लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन इस मीडियम में स्टैब्लिश होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर मान लो ये जो मीडियम है ये इन दोनों के इंटरेक्शन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो इनके बीच में फोर्स नहीं लग सकता। इज दैट क्लियर? देयर आर सो मैनी थ्योरीज रिलेटेड विद द फोर्स, अप्लाइंग ऑफ फोर्स, कि भाई जब भी दो चीज़ों के बीच में फोर्स लगता है तो ऐसे साइंटिस्ट ने हमेशा बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि जब भी किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर फोर्स लगता है तो उनके बीच में पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब ये पार्टिकल ऐसे फेंक रहा है, ये पार्टिकल ऐसे फेंक रहा है। मान लो दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक बॉल को इधर फेंकेगा, आप बॉल को उधर से इधर फेंकोगे, ठीक है, तो मैं बॉल वापस इधर फेंक रहा हूँ, वो बॉल वापस इधर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बॉल की वजह से हम लोग पास में आते जाएंगे। ये वाली बात क्लियर है? तो कहने को ये थ्योरी बड़ी अजीब सी लग रही है कि सर ऐसे कैसे बॉल को ऐसे फेंकोगे और ये आसपास में आते जाओगे, बट एक्चुअल में जो फोर्स अप्लाई होता है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स की वजह से अप्लाई होता है, और बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल ये हमें दिखाई देने वाले नहीं है। बट अगर मान लो इन दोनों, फिर ये चौक है और ये मेरा हाथ है, इन दोनों के बीच में अभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? क्योंकि इसके और इसके बीच में ग्रेविटोन्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एंड ग्रेविटोन्स आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब भी हम एलिमेंट्री फिजिक्स की बात करेंगे सेकंड फिजिक्स में जब मैं एटम्स पढ़ाऊंगा तब मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, कैसे ये ग्रेविटोन्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे डीपली बात करेंगे, बट अभी के लिए केवल ये बात याद रखो कि जिस भी मीडियम के अंदर में फोर्स लगता है वो मीडियम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? कैसे? बात सुनो ध्यान से। अगर मान लो ये दो चार्जेस है, इनके बीच में साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट का काम जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखें। जैसे आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ जो है वो कैसे आई? तो भाई F इजिकल्स टू आपको पता है k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। Q1 और Q2 को साइंटिस्ट ने 1 कूलम और 1 कूलम लिया। इज दैट क्लियर? और R की वैल्यू उसने 1 मीटर कर दी, ठीक है। तो Q1 और Q2 और R, इज दैट क्लियर? तो जब उसने 1 कूलम लिया और 1 मीटर यहाँ पे रख दिया तो क्या k इक्वल्स टू F आ गया? तो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस हुआ दैट इज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि 1 कूलम के चार्ज को अगर 1 मीटर की सेपरेशन डिस्टेंस पे रखा जाता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगता है। इज दैट क्लियर? दैट इज़ अ वेरी लार्ज फोर्स। इसी का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। इज दैट क्लियर? 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस में माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम्स का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज अ थिंग, दिस इज हाउ वी आर जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस। तो भाई अब बात करते हैं कि फोर्स कैसे लगेगा। तो फोर्स कैसे लगेगा? तो भाई इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा होगा। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में किसी ना किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होगा और उस एक्सचेंज को वैक्यूम फ्री स्पेस सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। पर आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे दूसरा बंदा है, अगर ये इस चौक को यहाँ से यहाँ पे फेंकता है, मान लो मेरे इस वाले हाथ ने चौक को इसमें फेंकी, ठीक है, तो अगर ये चौक यहाँ से यहाँ पे आती है, हवा में रहती है, इज दैट क्लियर? तो क्या एयर के फ्रिक्शन की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? किसका लग रहा है? एयर का लग रहा है। तो क्या चौक की रफ्तार थोड़ी धीरे हो जाएगी? हाँ या ना भाई? इज दैट क्लियर? क्या चौक की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीरे हो जाएगी? अच्छा, चौक की रफ्तार थोड़ी सी धीरे हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि इस एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है, जो एयर प्रेजेंट है, उस एयर ने फ्रिक्शन फोर्स लगाया और उसकी वजह से इसकी रफ्तार जो है वो धीरे हो गई। इज दैट क्लियर? वैसे ही वैक्यूम में कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? पर फिर भी उसने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेसिस्ट तो किया होगा, और हल्का फुल्का रेसिस्ट किया होगा इसी वजह से एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू निकल के आती है 8.85 × 10⁻⁻12। सोचो भाई, -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतनी छोटी सी वैल्यू है,
ये किसके लिए? वैक्यूम के लिए। फिर साइंटिस्ट ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको एयर में रखा, एयर में भी उसको इतना ही रेसिस्टेंस मिला, ठीक है, एयर में भी इतना ही रेसिस्टेंस मिला। इज दैट क्लियर? फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं दोनों चार्जेस को पानी में रख दिया। पानी में कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे एक पानी का कंटेनर लिया, इज दैट क्लियर, और फिर बाद में यहाँ पे ये Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Q2 है। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ओके। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये R डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने पानी भर दिया, पानी फुल है, फुल वाटर है भाई यहाँ पे, इज दैट क्लियर, वाटर भर दिया। अब जो फोर्स, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो फोर्स जब ये यहाँ पे वैक्यूम में रखे हुए थे तब जो फोर्स लग रहा था, जब ये वैक्यूम में रखे हुए थे तब जो फोर्स लग रहा था, उसके कंपैरिजन में जैसे इसको पानी में रखा गया तो फोर्स जो है इनके बीच में वो डिक्रीज हो गया, और कितना हो गया, F डैश विल बिकम F/80। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैंने यहाँ पे रखा था इसी चार्ज को, तो यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था F, तो जैसे ही इसको पानी में रखा तो फोर्स की वैल्यू F/80 हो गई, मतलब 80 टाइम्स रिड्यूस हो गया फोर्स। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी खास बात थी पानी के अंदर में जो इसने दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको इतना रेसिस्ट किया? इसका मतलब भाई चार्ज है तो चार्ज की वजह से, स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मैं बता चुका हूँ आपको कि व्हेनेवर चार्ज इज एट रेस्ट तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा तभी तो फोर्स क्रिएट होगा ना, इज दैट क्लियर? तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टैब्लिशमेंट में जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है मीडियम के द्वारा, उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। तो यहां से मैं डेफिनेशन निकालता हूं परमिटिविटी की। परमिटिविटी की डेफिनेशन निकालता हूं मैं यहां से, क्या निकालूंगा, द रेसिस्टेंस offered by the medium in the establishment electric field is known as permittivity of that medium, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एस्टैब्लिशमेंट में जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वही क्या है, परमिटिविटी है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, परमिटिविटी है जी। तो यहाँ पे एक बात सुनो, परमिटिविटी तो मैंने बता दी है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एयर कितना रेसिस्टेंस ऑफर करती है, तो भाई वो क्या है, वो 8.85 × 10⁻12 है। इज दैट क्लियर? तो एस्टैब्लिश इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है ना। और मीडियम के अंदर बात करेंगे तो मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ जाएगी, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एयर के कंपैरिजन में क्या फोर्स निकल के आया है, जो भी फोर्स निकल के आया वो क्या 80 टाइम्स निकल के आया है, हाँ या ना। तो फिर ये 80 क्या चीज़ है, ये 80 टर्म जो है ये कहाँ से आई? तो ये जो टर्म है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। तो अब हमारे पास एक और टर्म आती है, और वो क्या टर्म आती है, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है, तो इसको भी ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। इट इज़ जस्ट, मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे मेरे पास फोर्स आया, फोर्स इन वैक्यूम। ये जो फोर्स है ये F0 है। F0 क्या है, वैक्यूम के अंदर में फोर्स है, ठीक है। तो ये आया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। इसके अंदर में F वाटर जो है FW हो गया, ठीक है। F वाटर FW है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ आई, हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर है? अच्छा जी, ये वाली बात आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ F0/FW का,
एफ नॉट अपॉन एफ डब्ल्यू जब मैं करता हूँ तो क्या अगर मैं इसके डिवाइड करूँगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट नाम की कोई चीज़ आएगी। इज दैट क्लियर। क्या ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसके बराबर की में क्या मैं इसको एप्सिलॉन आर बोल सकता हूँ, हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसी को एप्सिलॉन आर को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये होती क्या है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ force between two charges in free space to the force between same charges in a medium, ठीक है। It is the ratio of force between two charges in free space to the force between same charges in a medium, in a medium. Is that clear? Okay. This ratio is termed as relative permittivity of that medium. Is that clear? Means अगर मान लो यहाँ पे ये जो मैं निकालता हूँ एफ नॉट अपॉन एफ वाटर किया मैंने, वाटर के अंदर में जितना ही फोर्स आ रहा था और वो ये जो दो चार्जेस थे इनके बीच में जब ये वैक्यूम में रखे हुए थे तो जितना फोर्स आ रहा था और वाटर में जितना फोर्स आ रहा था, इसका जो भी कांस्टेंट निकल के आता है दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एफ डैश क्या था, एफ डैश एफ डब्ल्यू था, तो क्या मैं इसको एफ डब्ल्यू लिख दूँ, हाँ या ना। और ये एफ क्या था, जो यहाँ पे फोर्स था वो था, तो एफ अपॉन एफ डब्ल्यू अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या 80 आएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये 80 क्या है, ये एप्सिलॉन आर है। इज दैट क्लियर। इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी है, 80 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर। तो लगभग ये वाली चीज़ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी की बातें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में और भी बातें करनी है और वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।